Hello and welcome back dear aspirants in our channel Do Maths। Dear aspirant, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कराने की सीरीज़ में जो आज हमारा वीडियो होगा यह टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड होगा। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने करंट एजुकेशन सिनारियो और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। आज बात करेंगे हम किस प्रकार से जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस BHU BEd एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो कैसे हम सॉल्व करें, और उन क्वेश्चन को हम रिवाइज भी करेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस में मिल जाए जो आपने इससे पहले इस चैनल पर लेक्चर के माध्यम से पढ़ रखा है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से प्रीवियस ईयर वाले मिल जाएंगे। देखिए, जिन लोगों ने BHU BEd एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया उन्होंने 4 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप चूज किया होगा। फॉर एग्जांपल 4 ग्रुप में से आपका लैंग्वेज हो सकता है, मैथमेटिक्स, साइंस या फिर सोशल साइंस। तो इन चारों ग्रुप में से आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए फ़र्ज़ करिए अगर आपने मैथमेटिक्स ग्रुप चूज़ किया है तो इसमें आपको 70 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे और जो 30 क्वेश्चन होंगे वो आपका कॉमन पार्ट होगा, यानी कि आपने कोई ग्रुप से फॉर्म फिल किया हो आपको 30 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं। तो 30 क्वेश्चन वाला जो पार्ट आपका इस चैनल पर पूरी तरीके से कवर किया जा चुका है। आपके रीजनिंग का क्वेश्चन भी डाला गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी, करंट एजुकेशन सिनारियो का भी, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स ग्रुप वाला जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट से जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम पिछले 5 सालों के पेपर को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। 2019 से लेकर के 2015 के बीच के जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा 2019 के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, और इसमें आप जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड इफेक्टिवली बाय। जो क्लास का जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन होता है, उसे हम प्रभावी रूप से कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसे बनाए रख सकते हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अनुशासनहीनता के कारणों को कठोरता से निपटना। देखिए, जब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती वाला कार्य नहीं करना है। हमें चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से स्मूथली रन कराना है। बच्चों से कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करना है। यहाँ पे जो शब्द है ना, ये कठोरता, स्ट्रिक्टली, ये अपने आप में एक वेग वर्ड है। मतलब कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसिस किया जा रहा है और चीज़ों को बहुत ही हार्श तरीके से मैनेज किया जा रहा है, जो कि एक गलत तरीका है। तो बच्चों के साथ बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से पेश आना चाहिए। तो इस कठोरता जो वर्ड है ना, ये की वर्ड की वजह से ही ये हमारा ऑप्शन तो गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रोवाइडिंग अ प्रोग्राम विच इज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। फ़र्ज़ करिए कि आपको आगे इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट कर लिया और आपको आगे पढ़ने के लिए चॉइसेस मिल रहे हैं। आपसे आपके घर वाले ने कहा कि ठीक है, इंजीनियरिंग कर लिया, अब इंटर कर लिया, अब इंजीनियरिंग करो, ओके, इंजीनियरिंग में तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं और वहाँ से जाकर तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करो। एक केस आपके लिए ये हो गया। सेकंड केस अगर ये हो जाए कि इंजीनियरिंग करो, चाहे टीचिंग वाला लाइन पकड़ो, चाहे कॉमर्स में जाओ, चाहे कंप्यूटर लाइन में जाओ, किसी में जाओ, चाहे डॉक्टरी करो, ऑप्शंस, ढेर सारे ऑप्शंस। अब आप क्या करेंगे, आप उसमें चूज़ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपके लिए क्या होगा, वो बेहतरीन काम करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना है। इट मीन्स जिसमें वो चाहते हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाए, उनके लिए प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएँ। इससे क्या होगा कि उसमें उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा और उससे उनका आउटपुट भी अच्छा आएगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारे लिए ये सही है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं तो अपने आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, उसके प्रति बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, बहुत ही सिंसियर हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। शारीरिक दंड देना, मैंने कहा कि आप कभी भी दंड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो सिस्टम है वो दंड की बात नहीं करता है, वो सुधार की बात करता है, टेक्निकल क्रिएटिव तरीके से सुधार की बात करता है। और जो चौथा आपका ऑप्शन है वो श्याम पट पर विद्यार्थियों की सहभागिता द्वारा, यानी कि बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स ऑन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये एक अनुशासन के लिए है, लेकिन इतना इफेक्टिव वे नहीं है ये कि उनको ब्लैक बोर्ड पे बुलाया जाए और उनसे फिर अनुशासन उनको सिखाया जाए। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। बेहतर सबसे ऑप्शन हमें क्या लगता है, ऑप्शन नंबर 2। आपको लगा होगा इस प्रश्न में मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए आगे वाले प्रश्नों में हम उतना समय नहीं लेंगे। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि व्याख्यान देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास देन अ टीचर शुड। क्या करना चाहिए टीचर को, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छा ऑप्शन है। कक्षा को छोड़ देना चाहिए, लीव द क्लास, ये तो बिल्कुल ही वेग आंसर है, गलत हो गया।
अशांति फैलाने वाले छात्र को सजा दी जानी चाहिए। देखिए ये भी मैंने कहा आपको कि दंड की बात नहीं करेंगे आप। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर तो आपको इस बात से जानकारी होगी। अगला ऑप्शन कहता है कक्षा में जो भी हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि कुछ भी आपके सामने घटित हो रहा है, बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं या फिर गाने गा रहे हैं, बैठ रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना, ये तो गलत बात है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये पहला ऑप्शन। देखिए कितने आसान क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, और इन क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान देकर के क्वेश्चन को पढ़ें। अगला प्रश्न कहता है द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज कॉग्निटिव मोड डोमेन इज। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम जो स्तर है वो क्या होता है। जो कॉग्निटिव जो डोमेन होता है ना, उसमें जब आप ज्ञान चेक करते हैं तो किस स्तर को आप चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज्ञान क्षेत्र में अधिगम के लिए सबसे जरूरी आपको जो होता है क्या, नॉलेज होता है। इसे आप ध्यान रखिए। जो सिंथेसिस होगा या फिर एनालिसिस होगा या फिर कॉम्प्रिहेंशन होगा, ये तो उसके बाद के स्तर होते हैं, इसमें हम पहले इन पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें उनमें नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है NIEPA यानी कि इसे कह सकते हैं नीपा इज़ मेनली कंसर्न विद। तो इसे बारे में आपको बताया जा चुका है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से ये कंसर्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड इन चिल्ड्रन। निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है। तो आप सभी जानते हैं किशोरावस्था जब स्टार्ट होता है तभी ये सब बातें हमारे सामने आती हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्ले थेरेपी इज अडॉप्टेड इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू। किस लिए प्ले थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए थेरेपी शब्द से ही आप इस बात को समझ जाएंगे कि कहीं न किसी प्रकार से यह एक इलाज की बात की जा रही है। यह किसी न किसी प्रोग्राम के इस प्रोग्राम के माध्यम से ये छात्र को किसी समस्या से निपटने की बात की जा रही है। तो इससे हम देखते हैं ऑप्शन क्या हो सकता है, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया आनंदपूर्ण हो सके। नहीं, इसकी बात नहीं है। जिससे जो एजुकेशन होता है वो मोर एक्टिविटी सेंटर्ड हो जाए, ऐसा भी नहीं है। शिक्षा में खेल क्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डालना, ये तो तरीका हो ही नहीं सकता। अगला कहता है कि बालकों की आंतरिक प्रेरणाओं और जटिलताओं को समझना। मैंने कहा आपसे ना कि थेरेपी का अर्थ ही यहाँ हो गया, कुछ समस्याओं को ये समझने का प्रयास करेंगे, उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे जो इनर मोटिव और जो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें समझने का तरीका, जो समझने का प्रयास करने का जो हमारा कार्य होगा, वो एक कहीं न कहीं थेरेपी के अंतर्गत ही आएगा कि हम उनको समझना चाह रहे हैं। एक थेरेपी उन पे इस्तेमाल की जा रही है, प्ले थेरेपी, और उसके माध्यम से वो किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार की उलझनों में रहते हैं, इन चीज़ों को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो ये हमारा प्ले थेरेपी का आप समझाता है। देखिए क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके आंसर उसमें आंसर खुद ब खुद झलक जाएंगे। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की देखभाल के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। व्हाट अ टीचर शुड डू टू टेक केयर ऑफ जेनियस स्टूडेंट्स इन हिज और हर क्लास। अब देखिए जो कक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनकी देखभाल के लिए शिक्षक को हो सकता है बहुत काम करने पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि जो छात्र होता है, चलिए इसको हम ऑप्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कि कीप टीचिंग स्लो। अब जब धीरे पढ़ाएंगे आप तो जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी प्रतिभाओं से एक धोखा करेंगे, प्रतिभाओं से कहीं ना कहीं आप उनसे सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। शुड नॉट टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज स्टूडेंट। देखिए अगर आप उनका स्पेशल केयर नहीं करेंगे, स्पेशल केयर मीन्स कि कुछ अगर एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उनको और पढ़ाने का समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो बाद में जो उनका टैलेंट है ना, वो टैलेंट एक एवरेज बच्चे की तरह हो जाए, बाद में वो डेवलप ही ना कर पाए, वो निखार ही ना ले पाए। तो ये समस्या हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को भी हम अवॉइड करेंगे। तेज़ी से पढ़ाना, ये तो गलत हो जाएगा, फिर जो कमज़ोर बच्चे होंगे उनका क्या होगा। और साथ ही साथ अगला कहता है कि प्रोवाइडिंग इनरिच्ड प्रोग्राम्स, संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। ये देखिए बहुत ही इनोवेटिव वे है ये, कि आप जो है अपने प्रोग्राम्स को थोड़ा इनरिच्ड करें और चीज़ों को ऐड करें, और उसके माध्यम से उनके जो दिमाग के जो चक्षु होते हैं ना, दिमाग का जो कहते हैं माइंड का जो दरवाज़ा होता है दिमाग का, उसे खोलने का प्रयास करें, अलग अलग संभावनाओं की तरफ उनको ले जाने का प्रयास करें, अलग अलग दिशा में सोचने के लिए उनको मजबूर करें, उनकी क्रिएटिविटी को और बढ़ावा दें। इस तरह के कार्य को करेंगे तो फिर वो जो प्रतिभाशाली छात्र होंगे उनके साथ न्याय हो सकेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण शैली मुख्य रूप से संबंधित है। टीचिंग स्टाइल इज प्राइमरली रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड होगा। जाहिर सी बात है शिक्षण शैली किससे रिलेटेड होगा, टीचिंग मेथड से। जो शिक्षण है वो किस प्रकार से दिया जाता है, इससे रिलेटेड होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। देखिए गुड बिहेवियर,
ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन क्या यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? इंडिपेंडेंट थिंकिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज के समय में। और आप देखें अगर बात के जो ऑप्शन दिए जैसे आज्ञाकारिता हो गया, कड़ी मेहनत हो गया, तो ये सब तो बहुत लोग कर सकते हैं और एक छात्र भी करता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि स्वतंत्र चिंतन कैसे करे वो, क्योंकि जब तक एक छात्र स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं करेगा, तब तक वो किसी नए चीज़ के कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता है, अपने से कोई नई चीज़ डेवलप नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एक रट्टा, एक चीज़ों को रटने का मशीन बनकर रह जाएगा। तो ये आवश्यक है कि हम इनोवेशन को लेकर आने के लिए वहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंकिंग को क्या करें, प्रमोट करें, बढ़ावा दें। ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन हमारा सबसे अप्रोप्रिएट है। सो दिस आंसर इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कोऑपरेटिव क्लासेस। सहयोगी अधिगम के लिए कौन सा कथन सहयोगी, कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे की मदद से जो क्लासेस चलती हैं उनके बारे में बात की जा रही है। देखिए, पीपल कम्पीट एमंग देमसेल्फ, छात्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। हाँ, करते हैं, सही बात है। छात्रों को विचारों की प्रस्तुति तथा स्वतंत्रतापूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने का अवसर मिलता है। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। अगला भी देख लेते हैं। अधिक मात्रा में शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता है, छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। देखिए, ये जो अधिक मात्रा में है ना, ये तो फिर वही हो जाएगा, फिर मतलब क्या रहेगा, फिर उसको ऑपरेटिव क्लास से क्या मतलब रहेगा। छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। देखिए, है तो स्वतंत्र रूप से कार्य तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से गाइडेंस की जरूरत होती है, थोड़े से मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। जैसे इसमें क्या है कि अधिक मात्रा, जो ये बात कह दी गई कि अधिक लार्ज अमाउंट ऑफ टीचर गाइडेंस इज रिक्वायर्ड, ये गलत हो गया। हल्का फुल्का आप देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, कोई गलती कोई गड़बड़ी ना करें, बाकी उनको उनके ऊपर छोड़ें, वो चीज़ों को अपने हिसाब से करें। लाइक छात्र अपने विचारों को बताएं और स्वतंत्रतापूर्वक एक दूसरे से चर्चा करें, विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें। तो ये कोऑपरेटिव जो क्लास है ना, उसका सबसे बेस्ट ये ऑप्शन बनता है। छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अब कार्य में किस प्रकार के कार्य करते हैं कौन जानता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, इसमें बताया कि अपने विचार की प्रस्तुति करें और स्वतंत्र रूप से किसी मुद्दे पर एक दूसरे से चर्चा करें। और ये क्या होगा, इसमें थोड़ा सा गाइडेंस भी रहेगी टीचर्स की वहाँ पे मॉनिटरिंग भी रहेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टीचर्स एब्सेंट हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, 2018 we have successfully completed our previous year solved question paper of 2019 BHU B.Ed entrance exam. Now time for the BHU B.Ed 2018 entrance examination solved paper of teaching aptitude. अब बात करें अगर हम, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग। निम्न में से क्या अच्छे अध्यापन के गुण का प्रदर्शन है। कब आप कहेंगे कि कौन सा व्यक्ति एक अच्छा टीचर है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी समझ लें आप कि जैसे अगर आप टीचर हैं, अपने आप को एक टीचर के तौर पे सोचिए, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल शो करने के लिए क्या दिखाएंगे अपने क्लास के माध्यम से। तो आपके पास ऑप्शन हैं, कक्षा में पूर्ण शांति बनाए रखना, क्या ये इसके माध्यम से लोग कहेंगे हाँ बहुत अच्छे टीचर हैं। या फिर मानक प्रश्नों को पूछना, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को ही आप पूछें, क्या इसकी वजह से लोग कहेंगे कि आप बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। छात्रों का कक्षा में उत्तर देना, क्या इसकी वजह से। या फिर कक्षा में उत्तरी छात्रों का प्रतिशत। अब आप देखें कि जो ये तीन चीज़ें हैं ना, कहीं ना कहीं ये इस चौथे वाले ऑप्शन में ना समाहित हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, कंसिस्ट करता है चौथा वाला ऑप्शन इन सबको। शांति बनाए रखना ये अलग बात है, एक मुद्दा ये अलग है, लेकिन ये तीनों बातें कहीं ना कहीं इसमें मिल जाती हैं आपको। आप एक टीचर जो है ना, उसका जो मूल्यांकन होता है वो इस बात से होता है कि जो उसके द्वारा पढ़ाए गए जो छात्र हैं वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितना ज़्यादा अच्छे नंबर से वो उत्तीर्ण हो रहे हैं। यही आज के समय हमारा जो है क्राइटेरिया है एक टीचर को जज करने का, इजंट इट। अब आप देखें इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये करंट सिनेरियो के हिसाब से बहुत ही अप्रोप्रिएट बैठता है। हालांकि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट द वे, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में ऐसा ही है। अब हम बात करते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेस्ट इन ए क्लास। जब क्लास में एक टेस्ट लिया जाता है ना, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब तक जो कुछ पढ़ाया गया उसको दोहराना, क्या दोहराना होता है। तो आप कहेंगे दोहराने के लिए तो हम घर पर बैठ के भी दोहरा सकते हैं, ऐसा क्या है, इसको इसीलिए टेस्ट लेने की क्या आवश्यकता है, शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना। देखिए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आप ये जानना चाहेंगे कि आपको जो पढ़ाया गया अभी तक उसके माध्यम से आपको उसमें कितना आया कितना नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ बात दोहराने की नहीं है, बात यहाँ पे आउटपुट की है। जो इनपुट आपको दिया गया है पिछले कुछ महीनों में, उन इनपुट्स का क्या आउटपुट आ रहा है, इस बात को टेस्ट करना ही एक टेस्ट का मकसद होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। विद्यार्थियों को चिंतन के पश्चात उत्तर देने के लिए प्रसिद्ध करना, नहीं। लिखने का अभ्यास करना, नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा जो है सेकंड सही होता है। अगला प्रश्न है द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल ऑफ अ टीचर इन ए क्लास इज टू एक्ट एज अ पर्सन हु इज इंटेंडेड टू। एक अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा में एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो क्या करता है, छात्रों को मार्गदर्शित करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, छात्र को विषय वस्तु पढ़ाना तो एक शिक्षक की भूमिका होती है,
छात्रों को प्रशिक्षित करना भी होता है, छात्र अनुशासित रहें ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अच्छा गाइडेंस छात्रों को प्रोवाइड करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या है यहाँ पे करेक्ट है। देखिए जब बात यहाँ पे आएगी ना कि मोरालिटी में कौन सा सबसे बेस्ट मोरल है, तो उसमें आप सबसे हाई वाले को चूज करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल फॉर टीचिंग टू क्रिएट गुड मोटिवेशन एमंग स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दैट टीचिंग शुड बी। कह रहे हैं कि निम्न में से सभी शिक्षण छात्रों में अच्छे अभिप्रेरणा के सृजन के लिए उपयोगी हैं, केवल एक को छोड़कर। इसमें से कौन सा है जिसको एक को छोड़ की बात की जा रही है? लाइक शिक्षण संक्षिप्त होना चाहिए, शिक्षण छात्रों के अनुरूप होना चाहिए, तो जरूरी है, सब जरूरी चीज़ें हैं। शिक्षण पढ़ाए जाने वाले पाठ के अनुरूप होना चाहिए, ये भी जरूरी चीज़ें हैं। शिक्षण हमेशा अध्यापक से आना चाहिए, क्या ये जरूरी है कि हमेशा टीचर ही पढ़ाए? कई बार ऐसा नहीं हो सकता है कि मिलकर हो जाए कुछ, या फिर कुछ छात्र ने कुछ ऐसी बात बोल दी, छात्र के अंदर कुछ ऐसा एक प्रश्न उठ गया जिसके माध्यम से वो टीचर को सीख दे जाए, ये भी चीज़ें होती हैं। ओके, हमेशा नहीं होता है कि टीचर ही पढ़ाए। तो ये जो है ना चौथा वाला ऑप्शन, ये तो अलग दिखता है। बाकी तो ये जो 3 ऑप्शन है ये तो बिल्कुल हमें दिखते हैं कि हाँ ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, एक टीचर्स को और एक छात्र में, एक क्लासरूम के बीच में ये चीज़ें होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न कहता है आपका कि चिल्ड्रन जनरली रिमेंबर दोज थिंग दैट दे। देखिए बच्चे वे याद रखते हैं ज़्यादातर जो क्या स्वयं करके सीखते हैं, सही बात है। शिक्षक के मुख से सुनते हैं, ये भी याद रहता है, लेकिन कौन सा इसमें ज़्यादा कहना जनरली कौन सा सबसे ज़्यादा याद होता है उनको? पुस्तक पढ़ते हैं, ये तो आप सभी एग्री करेंगे कि पुस्तक पढ़ के उनको ज़्यादा याद नहीं रहता है। आप सभी के साथ ये घटनाएं होती रही हैं, मेरे साथ भी हुई हैं और होती रही हैं। अगला है प्रश्न ऑप्शन कहता है कि दूरदर्शन पर देखते समय। हाँ, दूरदर्शन पर अगर सीरियल आता हो तो देखते समय याद तो रहता है, लेकिन अगर वो दूरदर्शन पर कोई टीचर आके पढ़ाता है तो शायद वो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं अरे हम तो स्कूल जाते हैं ये पढ़ने के लिए और ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भी हमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर घर पर आकर दूरदर्शन पर भी टीचर आके पढ़ाने लगे तो फिर हमारे टीवी देखने का मकसद क्या रहेगा, मतलब क्या रहेगा? तो उनको फिर वो चीज़ जो है पसंद नहीं आती, तो वो चैनल का स्विच करते ही नहीं है। उनका आप देखेंगे कि सारे ही चैनल आप देखेंगे, जो ज्ञान दर्शन करके चैनल, डीडी ज्ञान दर्शन करके चैनल आता है, उसमें ढेर सारे सब्जेक्ट्स के बारे में टीचर्स पढ़ाते रहते हैं और बहुत ही क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन कभी भी आप में से कोई भी लोग गलती से देख लेते होंगे, नहीं तो फिर अन्यथा आप ऐसे इंटेंशनली नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो स्वयं करके सीखने का जो कला है ना, इसके माध्यम से सबसे ज़्यादा चीज़ों को याद रखते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न शिक्षण विधियों में किसे विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रारूपित किया जाता है? इन वेरियस टीचिंग मेथड्स विच इज़ डिज़ाइन टू मॉडिफाई द लर्नर्स बिहेवियर। अब देखें कि जो आपका जो सिलेबस बनाया जाता है ना, विषय वस्तु जो सब्जेक्ट का मैटर होता है, इसे ही क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ताकि आपके जो लर्नर्स हैं उनके बिहेवियर को क्या करा जाए, मॉडिफाई किया जाए, डिज़ाइन किया जाता है इस तरह से इसको। तो हमारा जो सिलेबस होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भूमिका प्ले करता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्वेश्चन है, वो कहता है कि द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम इज। सबसे मतलब मजबूत अवरोधक के रूप में कौन सा बैरियर, कौन सा कार्य करता है जो छात्र में एक कक्षा में कम्युनिकेशन यानी कि जो संप्रेषण होता है उसको बढ़ने नहीं देता, अच्छा नहीं होने देता है। कक्षा में संप्रेषण का सबसे शक्तिशाली बाधक कौन है? कौन बातचीत कम्युनिकेशन को रोकता है? शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव। देखिए अगर शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव रहता तब भी एक अच्छा टीचर जो है इन सब चीज़ों से ओवरकम करते हुए भी छात्रों को शिक्षित करता है। और इसके हमने एग्जाम्पल देखे हैं। कक्षा के बाहर अत्यधिक व्यवधान, मोर आउटसाइड डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम, ये भी एक समस्या है। ओके, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोस्ट पावरफुल शिक्षक के स्तर पर शंका, कक्षा में शोरगुल। अब देखिए जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बाद तो पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। मान लीजिए फर्ज करें कि एक प्राध्यापक आपको पढ़ाने आता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप सभी ने इसके बारे में सुन रखा है। अब वो टीचर आता है, उसे खुद नहीं पता पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो वो क्या करेगा, वो गलत पढ़ाएगा। जब आपको गलत पढ़ाएगा ना, तो फिर कितना ही अच्छा माहौल क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी सुविधाएं क्यों ना हो, आपके दिमाग में गलत चीज़ क्या कर जाएगी, इंटरवेन कर जाएगी, वो अंदर आपके बैठ जाएगी। और वो गलत चीज़ जब एक बार बैठ जाएगी तो फिर उसको निकालने में बड़ी समस्या होगी और टीचिंग के पूरे कहते हैं कि पूरे स्तर को वो ध्वस्त कर देगा। तो सबसे बड़ा जो ब्लंडर होता है वो यह कि अगर कोई टीचर अनक्वालिफाइड है, उसे इतनी नॉलेज नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसके बावजूद भी अगर उस टॉपिक को टीच करता है तो कहीं ना कहीं वो छात्रों के भविष्य से, छात्रों के लिए जो ज़रूरत है उससे वो खिलवाड़ करता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर डिसाइडेड बाई।
शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? शिक्षा का दर्शन। इस बात को आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग डिपेंड्स अपॉन, किसके बारे में डिपेंड करता है? पूर्व अनुभव पर। अर्थ की व्याख्या सबसे कम किस पर निर्भर करती है? ओके, सबसे कम किस पर निर्भर करती है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग डिपेंड्स अपॉन। अब देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न है, अर्थ की व्याख्या सबसे कम निर्भर करती है, तो जो हिंदी वाला यहाँ पे वाक्य दिया गया है इसमें अलग बात है। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग डिपेंड्स अपॉन, जो इंग्लिश वाला वाक्य दिया गया है इसमें अलग बात है। यहाँ पे कहा गया सबसे कम निर्भर करती है, यहाँ पे कहा गया कि निर्भर किस पर करती है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो पूर्व अनुभव पर, जो अर्थ की व्याख्या पूर्व अनुभव पर डिपेंड करती है, या वर्तमान परिस्थितियों पर डिपेंड करती है, मनोवैज्ञानिक अवस्था पर डिपेंड करती है, या फिर आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करती है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आया था, इसको ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड था उस समय, और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया कि जो क्वेश्चन ही दोनों बनता है, हिंदी और इंग्लिश वाला दोनों ही, उसमें ही डिफरेंसेस आते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे ही गलती हो जाती है क्वेश्चन में, तो इस वजह से भी ये क्वेश्चन गलत होता है। लेकिन हम जो क्या करेंगे, इससे हम इंग्लिश वाले को लेकर चलेंगे, क्योंकि जब भी कहीं डिस्प्यूट होता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, तो उसमें इंग्लिश वाला जो भाग होता है उसको लोग तवज्जो देते हैं, तो हम इंग्लिश वाले को लेकर चलेंगे। कहा जा रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग डिपेंड्स अपॉन, किसका डिपेंड करता है? तो पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज, साइकोलॉजिकल स्टेज, इकोनॉमिक स्टेट। देखिए इकोनॉमिक स्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ा ये रीज़न होता है, जिसके माध्यम से आपका जो इंटरप्रिटेशन होता है चीज़ों को देखने का, वो बदल जाता है और इसी पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे इसका आंसर जो है कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी लगता है, कुछ प्रेजेंट जो सर्कमस्टेंसेज वो भी लगते हैं, तो ये दोनों बहुत ही करीब लगते हैं मुझको। ओके, तो ये दोनों भी ऑप्शन के रूप में आ सकते हैं। लेकिन अब ये जबकि क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो गया तो इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। बट आप अगर इस प्रकार क्वेश्चन फिर रिपीट होता है तो आप इसमें इकोनॉमिक जो स्टेट है उसको ट्रिक करेंगे। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर, एक छात्र एक अध्यापक के सामने सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य क्या होता है? एक शिक्षक के समूह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी होती है? कक्ष में अनुशासन बनाए रखना, हाँ चुनौती बिल्कुल होती है। विद्यार्थियों से उनका गृहकार्य कराना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और प्रश्न पत्र तैयार करना, ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। तो जो हमारा पहला अनुशासन वाला है, तो आप एक बार अगर बच्चों को थोड़ा सा डांट दें, थोड़ी सी आवाज़ में बात कर दें, तो बच्चे शांत हो जाते हैं। विद्यार्थियों से उनका गृहकार्य कराना, ये भी एक बार अगर आप डांट दें तो फिर वो इस कार्य को बहुत सीरियसली लेते हैं, अगर उनको समझा देते अच्छे से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये है कि किस प्रकार से जो आपका जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसे आप इंजॉयबल बना सकते हैं, उसे आप आनंदपूर्ण बना सकते हैं। कैसे आप पढ़ाएं, किस प्रकार से आप पढ़ाएं कि बच्चे आपकी पढ़ाई को देख करके बिल्कुल आनंदित हो जाएं और बिल्कुल मज़े में पढ़ाई करें, मज़े में पढ़ लें, और वो इंतज़ार करें कि हाँ कब उन सर की कब घंटी आएगी, वो सर कब पढ़ाएंगे, आपकी क्लासेस का इंतज़ार हो। इस प्रकार का जब प्रोसेस आप ले लेते हैं तो वो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और उसको प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान सबके पास होता है लेकिन पढ़ाने का तरीका सबके पास नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन 3 है ना, ये उसी की तरफ इंडिकेट करता है। तो आई होप इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं जो 2017 का क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने 2018 और 19 को कवर कर लिया है। A student asked a question from his teacher and his teacher is not able to answer. What teacher should do? एक बच्चे ने अपने अध्यापक से कुछ क्वेश्चन पूछा लेकिन उस अध्यापक को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो अध्यापक क्या करेगा? तो ऑप्शंस आर, उसे यह कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर मंत्रणा के बाद देगा। द टीचर शुड से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। सेकंड कहता है उसे छात्र को डांटना चाहिए, नहीं गलत बात, हमने कहा कि दंड वाली बात नहीं होगी, तो ऑप्शन गलत। उसे कहना चाहिए कि यह प्रश्न बेकार है, बिल्कुल गलत, निगेटिविटी बात को नहीं फैलाना है। उसे छात्र से कहना चाहिए कि प्रश्न उसके स्तर का नहीं है, गलत। आपको छात्रों की क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहिए। सो द फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ रिमेंड, दिस इज़ अ ट्रू। और बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल नेगेटिव, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था ये, आप आसानी से कर सकते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच वन इज़ नॉट ट्रू फॉर अ टीचर। एक अध्यापक के लिए क्या सत्य नहीं है? अध्यापक अपनी कक्षा का नेता होता है, तो क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल है। आप देखेंगे कि जब एक टीचर खड़ा होता है तो जो टीचर कहता है उसी की बात मानते हैं। तो नेता का काम क्या है? नेता अपने पीछे लोगों को मोबिलाइज करता है। एक टीचर भी वही तो काम करता है। टीचर स्टूडेंट से कुछ कह दिया तो क्या स्टूडेंट्स नहीं सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। तो ये नेता का कार्य तो होता है, ये एक लीडर का कार्य होता है। ये नेता मतलब इन द सेंस आप बिल्कुल पॉलिटिकल वाला ना ले जाएं, लेकिन एक लीडर का कार्य तो होता ही है। अध्यापक अपनी कक्षा का व्यवस्थापक होता है, मैनेजमेंट भी करता है, शांति बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना,
चीज़ों को बहुत सही तरीके से व्यवस्थित करना, ये तो एक टीचर का कार्य होता है। और देखिए यहाँ पे लीडर जो है ना, यहाँ पे लीडर मैंने जो नेता का एग्जांपल दिया तो उसमें पॉलिटिशियन और लीडर दोनों में कंफ्यूज ना करें। एक लीडर जो होता है, एक टीचर लीडर हो सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं होता है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। अगला ऑप्शन जो कहता है अध्यापक अपनी कक्षा का अधिनायक होता है। टीचर इज़ द डिक्टेटर ऑफ हिज क्लास। देखिए डिक्टेटर जो वर्ड है ना, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। आपने डिक्टेटर हिटलर के बारे में सुना होगा। क्या हिटलर के बारे में आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं? आप देखेंगे द मोस्ट ऑफ द केसेस लोग हिटलर के बारे में बुरा ही सोचते हैं, एक निगेटिव पर्सनालिटी मानी जाती है हिटलर। तो अब एक अधिनायक जो बात, एक डिक्टेटर की बात की जाती है, तो ये गलत इम्पैक्ट डालता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो जहाँ भी नेगेटिव बातें रहेंगी वो गलत हो जाएगा। तो यही बात तो इसमें पूछी जा रही, कहा जा रहा है कि एक अध्यापक जो है इसके लिए क्या सही नहीं है, तो बिल्कुल यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3, वो डिक्टेटर थोड़ी होता है, वो तो एक लीडर होता है, मैनेजर होता है, गाइडर होता है, एक मोटिवेटर होता है, एक टीचर होता है। अध्यापक अपनी कक्षा में अधिगम सुसाध्य बनाने वाला होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन become restless, disturbed and disobedient in the class, the teacher should examine। जब ढेर सारे बच्चे बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं, मतलब एकदम आराम की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिसओबीडियंट, आज्ञा मानते ही नहीं, बात मानते ही नहीं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ओके, जब अधिकांश बच्चे कक्षा में बेचैन, अशांत और अवज्ञाकारी हों तो अध्यापक को इनमें से जांचना चाहिए। क्या जांचना चाहिए? कक्षा में बाहरी तत्वों के प्रभाव को, अच्छा ठीक है, छात्रों के घरेलू वातावरण के। देखिए अब कहा जा रहा है कि अधिकांश बच्चे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें अधिकांश बच्चों के घर पे स्थिति सही ना हो, उनके जो घर पे घरेलू वातावरण वो सही ना हो? तो ये बहुत कम चांसेस है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। विद्यालय में पाठ्य सहगामी तथा अन्य आकर्षणों को एक तरह से देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल नहीं, तो इसे हटाते ही। विषय ज्ञान और अध्यापन की विधि को, ये देखिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें ये आप देखें अगर प्रश्न को, तो बेचैन होते हैं, अशांत होते हैं और अवज्ञाकारी होते हैं। तो ये हो सकता है कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को टीच कर रहा हो, वो उसके बारे में उसकी नॉलेज कम हो, इसलिए छात्र एक विरोध स्वरूप में ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि टीचर के पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल पसंद ना, एकदम बोरियत लगता हो। आपने अपने जीवन में, मुझे उम्मीद है कि अब आप इंटरमीडिएट तक हो चुके हैं, अब सॉरी आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, तो आप में से बहुत से लोगों ने किसी न किसी एक ऐसे टीचर का अनुभव जरूर किया होगा जिसके आने पर क्लास में ना बिल्कुल एकदम बोरिंग सा माहौल बन जाता है, एकदम रुदन वाली माहौल बन जाता है। तो ऐसा ही कोई टीचर रहा होगा। तो ऐसा टीचर भी हो सकता है कि आपके अध्यापन की जो विधि है ना, वो बहुत ही घटिया है, बहुत मतलब एकदम बोरियत वाली है। तो फिर इस वजह से भी वो बच्चे क्या हो सकते हैं, आपके विरोध में ढेर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ये ज़्यादा बेटर है। कक्षा में बाहरी तत्वों के प्रभाव की बात नहीं की, क्योंकि आप जब कमरे के अंदर होते हैं तो एक टीचर जो करता है उसके अकॉर्डिंग आप उससे इंगेज करते हैं। अब एक जब टीचर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो फिर आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, तो बाहरी चीज़ें फिर आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक कहते हैं ना, डोर होती है, वो टीचर के हाथ में होती है, जो कि अंदर होता है। तो अंदर वाले स्ट्रक्चर में ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं, अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है इन कंपेयर टू द आउटसाइड स्ट्रक्चर्स। ओके, सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट। ओके, कहते हैं अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर इज़ मोर सुटेबल फॉर। सत्तावादी शिक्षण व्यवहार में निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? ये बात साफ साफ जान लें आप कि जब हम अथॉरिटेरियन टीचिंग की बात करते हैं तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? तो आत्मविश्वास, उपलब्धि, अनुशासन, उन्नति। देखिए सबसे ज़रूरी है कि जब आप सत्तावादी शिक्षण तभी दिखाएं जब आपको अनुशासन बनाए रखना हो और अनुशासन की यहाँ पे आवश्यकता हो, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज में सुधार लाना एक तो सेकेंडरी टर्सरी उद्देश्य है रहता है, एक साइलेंट फीचर रहता है, इसमें एक छुपा हुआ रहता है। छात्रों को अनुशासित करना ये उद्देश्य नहीं होता है, एक डेली का एक क्रियाकलाप होता है। छात्रों में निहित क्षमता का विकास करना, देखिए ये उद्देश्य होता है शिक्षा ये बताए कि किस प्रकार की क्वालिटी, किस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है, उससे हम उभारेंगे, उसको हम बाहर निकालेंगे। ओके, छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना नहीं, अनुयायी बनाने का काम नहीं होता है, वो तो फिर जाए फिर धर्मवाद इत्यादि में जाए, अनुयायी बने, वहाँ पे फॉलोअर बने। यहाँ पे काम क्या होता है? उनकी संभावनाओं को तलाश करना, उनकी क्षमताओं का विकास करना। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डिसिप्लिन मीन्स नियमों के अनुसार चलना, गोइंग बाई रूल्स। डिसिप्लिन का मतलब सीधा क्या होता है कि गोइंग बाय द रूल्स। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट। मोहन इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 4 विथ विजुअल डिफिशियंसी
ही शुड बी, एक बच्चा है मोहन जिसका नाम है, वो ग्रेड 4 का स्टूडेंट है और उसको थोड़ा देखने में समस्या है, वो दृष्टिबाधित है, उसको आँख से कम दिखाई देता है। तो कहा जा रहा है कि क्या क्या हो सकता है, ही शुड बी मतलब वो उसको क्या करना चाहिए। कहा जा रहा है कि एक निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ कर देना चाहिए, एक्सक्यूज्ड टू डू अ लोअर लेबर वर्क, नहीं, ये तो फिर उसके कह सकते हैं कि उसको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी जो बाकी बच्चों को दी जा रही है, जिसका एक समान अधिकार की बात वहाँ पे की जाती है, उसका कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दैनिक सामान्य कार्यों के लिए मित्रों अभिभावकों की सहायता मिलनी चाहिए, ठीक है, सहायता देना पड़ता है क्योंकि एक बच्चा कहीं ना कहीं डिसेबल्ड है तो उसके लिए ज़रूरत होती है, लेकिन क्या यही सबसे हमारा ज़रूरी है उसके लिए। श्रव्य सीढ़ी की सहायता मिलनी चाहिए तथा सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए ये सही ऑप्शन है, उस बच्चे को जब पढ़ना हो ना तो उसको एक ऐसी सीढ़ी दी जानी चाहिए जो एक क्या हो, जो ऑडियो बेस्ड हो, यानी कि उसमें से आवाज़ निकले और वो सुन करके चीज़ों को समझ सके, और उसको भी एक सामान्य व्यवहार के रूप में ट्रीट करना चाहिए, सामान्य तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो ये उसका एक इक्वालिटी का जो स्टेटस होगा ना वो मेंटेन करेगा, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में। उपरोक्त में से कोई नहीं तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये चीज़ हमने डिस्कस करी हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, उनको हमने पहले डिस्कस कर लिया है, आर्टिकल 14 से लेकर 18, बाकी फंडामेंटल राइट्स में और DPSP इत्यादि में मैंने आपको ढेर सारे आर्टिकल्स बताएं, तो उन सब चीज़ों को आप एक बार देख सकते हैं चैनल पर। अगला ऑप्शन बनता है, क्वेश्चन बनता है कि फॉर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन लैंग्वेज क्लास इट इज़ नेसेसरी, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए क्या जरूरी होता है। तो छात्रों की समस्त आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाए, हाँ बिल्कुल सही बात है। छात्रों को कई भाषाएं पढ़ेगी, नहीं, ढेर सारी भाषाएं पढ़ाएंगे तो फिर वो भाषाएं ही पढ़ते रह जाएंगे, एक भाषा 2 भाषा पढ़ाएं उतना बहुत है। छात्रों को विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ये भी सही है। छात्रों के प्रति अति उदारवादी नहीं, एक अति जो शब्द है ना ये वेग वर्ड हो जाता है, तो इसे हटा देते हैं। तो 2 ऑप्शन में दिखता है कि छात्रों की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, जो भी उनको समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं लैंग्वेज को सीखने में, उससे संबंधित सारी आवश्यकताओं को दूर किया जाए, तो ये हमारा ऑप्शन जो सही है। और यहाँ पे जो आपका छात्रों को विभिन्न श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, तो ये केवल श्रव्य सामग्रियों की बात की जा रहा है, केवल ऑडिबल विजुअल एड्स की बात की जा रही है यहाँ पे, जबकि ये जो ऑप्शन 1 है ना इसमें सारी चीज़ों की बात की जा रही है, इसको तो इंक्लूड किया ही गया है ऑप्शन नंबर 3 को, इसमें बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन में जो फर्स्ट है ना ये 3rd पर भारी पड़ता है, ये इससे ज़्यादा चीज़ों को कंटेन करता है, तो इस मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सही है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वालिटी ऑफ मोटिवेटेड टीचर, एक जो मोटिवेटेड टीचर होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है, एक गुण प्रेरित शिक्षक का क्या गुण होता है, एक प्रेरित शिक्षक का गुण। तो प्रभुत्ववादी, नहीं गलत, अथॉरिटेरियन नहीं होंगे, असंतोष, ये भी गलत, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बिल्कुल सही बात है, श्रेष्ठता की भावना, नहीं, ये तो फिर वही हो जाएगा फिर कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो जब आदमी के अंदर श्रेष्ठता की भावना आ जाती है तो फिर वो कुछ नया सीख नहीं पाता है, एक टीचर के लिए घातक होता है, क्योंकि टीचर को हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपनी चीज़ों को अपडेटेड रखना चाहिए, अपने समय के हिसाब से चीज़ों को अपने अंदर ढालना चाहिए। सो द लक्ष्य की बात जो की जा रही है, जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की बात की जा रही है, ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारा इसमें, जिसमें किया जिस क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है। सो मोटिवेटेड टीचर को हमेशा अपना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को रखना चाहिए, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन चिल्ड्रन क्या है, बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति क्या होती है, सकारात्मक पुनर्बनन, ओके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, परामर्श, शारीरिक दंड तो गलत हो जाएगा, उपयुक्त गृह कार्य देना, ये भी आजकल गृह कार्य देने का उतना चलन नहीं है, ज़्यादातर होमवर्क नहीं दिया जाता है, सकारात्मक पुनर्बनन कर सकते हैं, और परामर्श, देखिए कॉर्पोरल पनिशमेंट कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग काम आती है, लेकिन काउंसलिंग से सिर्फ आपको उससे बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उसको और भी सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी ना उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए रीइंफोर्समेंट की बात जो की जा रही है, जो पुनर्बलन की बात की जा रही है, इसको भी करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये 3 वाले को अपने साथ कंटेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब बात करते हैं 2016 की, सो बी एड एंट्रेंस एग्जाम का 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं। कहा जा रहा है, देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। द प्रश्न इज सेइंग, सपोज वन स्टूडेंट कंप्लेन्स ऑन हिज टीचर दैट 3 other students have copied from each other in all the tests. Which suggestion from the following will you like to give to the teacher? कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक छात्र अपने अध्यापक से यह शिकायत करता है कि 3 अन्य छात्रों ने सभी टेस्ट में एक दूसरे से नकल किया, मतलब 3 बंदे, उनका एक ग्रुप है, तो वो क्या करते हैं आपस में नकल करके सभी टेस्ट देते हैं। तो एक छात्र जान गया तो उसने क्या किया, टीचर से शिकायत कर दी, कंप्लेन कर दिया।
तो निम्न में से किस सुझाव को आप अध्यापक को देना पसंद करें? अब आप अध्यापक से क्या करना चाहेंगे? सर इसके लिए करना चाहिए, तीनों छात्रों को पिछले 2 टेस्ट में 0 दे दिया जाए। ये तो फिर एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। छात्रों की माँ से संपर्क करो। कहीं ना कहीं एक टीचर अगर पेरेंट्स से मिलता है तो वो बच्चों के जो एक मिसडीड है, जो बच्चे का एक मिसबिहेवियर है, उसके बारे में वो बता सकता है। तो फिर एक घर पे भी उसके एक करेक्टिवनेस प्रोग्राम चल सकता है। सो दैट कैन बी अ पॉइंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ये समझने का प्रयास करो कि उस छात्र ने ऐसा क्यों कहा। टिप्पणी पर ध्यान मत दो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई इज ही सेइंग दिस, इग्नोर द रिमार्क। तो देखिए, अगर इन तीनों को देखा जाए ना कि पहले आप छात्र को समझने का प्रयास करें कि भाई छात्र ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप पेरेंट्स से मिलें, और पेरेंट्स से मिलेंगे तो आपको छात्र के बारे में और भी बातें पता चलेंगी, जो कि हो सकता है छात्र न बताएं आपको। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और पेरेंट्स से मिलने का एक फ़ायदा और भी होगा कि पेरेंट्स करेक्टिव मेजर्स भी ले सकते हैं। छात्र शायद अपने आप करेक्टिव मेजर्स न ले सके, सुधारात्मक चीज़ों को न कर सके, लेकिन उसके पेरेंट्स इस पर जब ध्यान देंगे, इस बात को जानेंगे, ध्यान देंगे, तो उसको सुधार भी कर सकते हैं। तो ये हमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक अध्यापक, सॉरी द क्वेश्चन हैज़ मिस्ड इट्स इंग्लिश वर्जन आई गेस। ओके, एक अध्यापक के लिए कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? किस तरीके से डिसिप्लिन को अच्छे से बनाया जा सकता है? वो अपनी सामग्री, विधि और उपागम का क्या करें? मूल्यांकन करें। चीज़ों को अच्छे से वो क्या करें? इवेलुएट करें। दंड वाली बात हमने पहले ही बात कर दी, ये गलत है। और परिस्थिति पर विचार विमर्श करने हेतु अभिभावक सभा बुलाए, ये तो ठीक है, लेकिन छात्र में रोज़ तो अभिभावक पेरेंट्स तो आएंगे नहीं। सबसे खराब अपराधी को निर्देशन केंद्र पर भेजिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सबसे आसान है, और ये सबसे आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको आप देखते ही समझ जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज in a conference the mother of 3rd grader asked the teacher how she can help to improve her child's reading ability. Of the following, the poorest recommendation is that she should, कहा जाता है कि मान लीजिए एक तृतीय श्रेणी में पास होने वाले छात्र की मम्मी आती हैं और वो उसके टीचर से पूछती हैं कि बताइए सर, किस प्रकार से अपने बच्चे के अध्ययन की शक्ति को वो बढ़ा सकती है, यानी कि वो क्या करें जिससे उनका बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक हो जाए, तेज हो जाए। तो निम्न में से सबसे खराब सुझाव क्या हो सकता है? आप सबसे खराब सुझाव क्या दे सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज, वह छात्र को सार्वजनिक पुस्तकालय में नियमित ले जाए, ये तो अच्छी बात है ना। बच्चे को समुदाय के रुचिकर स्थानों पर भ्रमण करवाए, ठीक है। छात्रों के साथ अध्ययन करे, भी सही है। छात्र के साथ टीवी देखने पर कठोरता से अंकुश लगाए। देखिए, मैंने कहा कि जब कहीं वेग वर्ड आएगा ना, जैसे कि कठोरता, ये बहुत ही वेग वर्ड है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, इससे काम नहीं होना है। हमें क्या करना है? स्मूथली चीज़ों को हैंडल करना है, बहुत ही ज़्यादा उसमें हार्शनेस नहीं दिखानी, बहुत ज़्यादा रूखापन नहीं दिखाना है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये यही दिखाता है। तो ये सबसे खराब हमारा सुझाव होगा, जो टीचर देगा ना, वो सबसे खराब सुझाव यही होगा। बाकी के जो फर्स्ट 3 सुझाव होंगे वो कहीं ना कहीं पुस्तकालय ले जाना अच्छी बात है, लोगों से मिलना एक रुचिकर बात होती है, अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करना एक अच्छी बात है, छात्र के साथ अध्ययन करना भी एक अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सबसे घटिया सुझाव है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से सभी शिक्षण छात्रों में अच्छे अभिप्रेरणा के सृजन के लिए उपयोगी है, केवल एक को छोड़कर। क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। शिक्षण हमेशा अध्यापक से आना चाहिए, ये हमने क्वेश्चन देख रखा है, इससे पहले आ चुका है। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। द ऑपरेशन ऑफ द क्लास लाइब्रेरी शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, एक कक्षा पुस्तकालय का जो संचालन का जो जिम्मेदारी होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, वो किसका होना चाहिए? तो देखा जाए तो द टीचर, क्या टीचर का हो? तो टीचर को ढेर सारे और भी काम होते हैं, तो क्या सिर्फ वही काम किया जाए? लाइब्रेरी भी देखे टीचर, पढ़ाए भी, कॉपी भी चेक करे, टेस्ट भी ले, ढेर सारे काम हो जाते हैं। वॉलंटरी पेरेंट्स, क्या स्वैच्छिक अभिभावक को दिया जाना चाहिए ड्यूटी? नहीं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन सही नहीं। उन बच्चों का जिन्होंने पुस्तकें दान में दी हो? नहीं, ये क्या बात हो गई कि आपने पुस्तक दान दिया तो फिर आपको लाइब्रेरी का संचालन करने का हक मिल गया, अधिकार मिल गया, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगला ऑप्शन कहता है छात्रों के चक्रानुक्रमणी समितियों द्वारा, रोटेटिंग कमिटीज़ ऑफ पीपल्स, बारी बारी से लोग आएँ, उसका क्या करें, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये तो अच्छा है ना, इससे क्या होगा कि एक तो सभी लोगों को उससे लगा होगा और सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, और एक तरह से कहें तो एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे लीडर भी उसमें क्या होंगे, तैयार होंगे। तो इसका कई सारा फ़ायदा मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इन डीलिंग विद अ क्लास दैट इज मिसबिहेविंग द टीचर्स लिस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन इज। एक उदंड कक्षा से, मतलब एक कक्षा बहुत ही उदंड है, बहुत ही समझिए कि मिसबिहेव करती है और शोरगुल इत्यादि करती रहती है। तो एक उदंड कक्षा से व्यवहार करने के लिए एक अध्यापक के लिए सबसे कम प्रभावी रास्ता क्या है? सबसे कम, ध्यान रखेंगे। पहला है प्राचार्य से कक्षा के अवलोकन के लिए कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब कक्षा में आप शोर करते हैं और कोई टीचर आपके बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं, आप किसी टीचर के बहुत मुँह लग जाते हैं, तो फिर आप उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन अगर अभी उस स्कूल के प्रिंसिपल को अगर बुला दिया जाए और वो जैसे ही पता चलता है कि प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, उसके बाद सभी पूरे एरिया में सन्नाटा हो जाता है। सभी छात्र जो है, हर क्लास के छात्रों में एकदम सन्नाटा पूरा पसर जाता है जैसे ही पता चलता है कि हाँ प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। तो ये तो सबसे कम प्रभावी रास्ता तो नहीं है, तो सबसे खतरनाक रास्ता हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये तो वैसे ही गलत हो गया। सबसे अधिक व्यतिक्रम करने वाले छात्र के ग्रेड को कम दे दें। हाँ, ये कम प्रभावी रास्ता हो सकता है। उद्दंडता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार छात्रों को अलग कर दें। ये भी कम प्रभावी रास्ता नहीं, ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक प्रभावी रास्ता है। यह निर्धारित कर कि इसके लिए उनकी शिक्षण विधि कितनी उत्तरदायी है। ओके, सो ये जो चीज़ है ना, ये चारों जो ऑप्शन दिए है, इसमें जो सबसे कम वाला है ये आपका ऑप्शन 2 है, जो कि सबसे कम प्रभावी है। बाकी सारे ऑप्शन जो है ठीक ठाक प्रभावी हैं। तो ये हमने देख लिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द चिल्ड्रंस एटीट्यूड्स टुवर्ड पर्सनस ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप आर मोस्टली बेस्ड अपॉन। बच्चे के दूसरी जाति समूहों के प्रति अभिवृत्ति मुख्य रूप से आधारित होती है किस पर? उनके अभिभावक की अभिवृत्ति पर, हाँ, उनके मित्रों की अभिवृत्ति पर, कुछ खास नहीं, उनके धार्मिक झुकाव पर, कुछ खास, मतलब ठीक ठाक होती है, उनके भाई बहन की अभिवृत्ति पर। देखिए, जो एक बच्चा होता है ना, वो ज़्यादातर अपने भाई बहन को ही देखता है, क्योंकि उनके साथ ही वो सोता है, उठता है, बैठता है, खाना पीना खाता है, स्कूल जाता है, तो ज़्यादा छाप पड़ती है। तो जो भाई बहन करते हैं ना, जो भाई बोलेगा, जो बहन बोलेगी, वही काम ज़्यादातर वो करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, अ चाइल्ड फ्रॉम अ डिसऑर्गेनाइज्ड होम विल एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विद। एक विघटित परिवार के बच्चे को सबसे अधिक कठिनाई किसमें होगी? एक ऐसा परिवार जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और कहीं ना कहीं विघटित है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी छात्रों को? सुव्यवस्थित पाठ से, स्वतंत्रतापूर्वक अध्ययन करने में, अभिक्रमिक अनुदेशन से, लघु उत्तरी प्रश्नों से। तो जो इंडिपेंडेंट स्टडी होगी ना, यही एक समस्या सबसे बड़ी आएगी वहाँ पे, क्योंकि ये जो परिवार हो क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही आने वाली है। ढेर सारी समस्याएं आएंगी उसमें, परिवार में ढेर सारी समस्या आएंगी, तो फिर ये एक समस्या सबसे बड़ी हो जाती है। इफेक्टिव टीचर इज़ ही, वह एक प्रभावी छात्र अध्यापक कौन हो सकता है? जो जिसका कक्षा पर पूरा नियंत्रण हो, क्या यह? जो कम समय में अधिक सूचना देते, क्या यह? जो छात्रों को कैसे सीखा जाए इसके लिए प्रेरित कर। देखिए, बस यहीं पर हम रुक जाते हैं। जो हमारा ये कह दिया गया ना कि कैसे सीखा जाए, मेन पॉइंट होता है ये कि टीचर कैसे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट को सिखा दे, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाता है। बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ये तो हमने शायद देख लिया, हाँ, ये क्वेश्चन ने देख लिया, रिपीट हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 2015, द लास्ट इन द वीडियो। द प्रश्न कहता है कि जो पहला प्रश्न 2015 के BHU BEd एंट्रेंस एग्जाम का, वो कहता है कि इन दीज डेज ऑफ इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ, किस लिए प्रोसेस है? कम्युनिकेशन ओनली, केवल संचार के माध्यम का, इंटरेक्शन केवल अंतर्व्यक्तित्व के माध्यम का, स्किलफुल एक्टिविटीज़ या फिर स्किलफुल कम्युनिकेशन। टीचिंग में क्या होता है? एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन। देखते हैं तो हम ज़्यादातर कम्युनिकेशन ही होता है, एक्टिविटीज़ तो हम कम करवाते हैं अपने यहाँ, ये हमारे देश का पैटर्न ही ऐसा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यदि मूल्य को सीखना नहीं बल्कि ग्रहण किया जाता है, मूल्य को सिखाया नहीं बल्कि ग्रहण किया जाता है, तो हमारे भावी नागरिकों के मूल्य का विकास कैसे किया जा सकता है? तो आप कभी कोई चीज़ सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? मान लीजिए कोई मूल्य है, कोई वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ आपको लिख के बताया नहीं जाता है, आप सीखते हैं, लोगों को देखते हैं, लोग कैसे आचरण करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उनको देख के आप सीख जाते हैं। तो ये क्या होता है? अनुकरण के द्वारा होता है, बाई फॉलोइंग, फॉलो करने के माध्यम से ये होता है। तो दिस इज ऑप्शन, बाई फॉलोइंग वैल्यूज़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, with enhancement in the duration of teaching education programs, availability of trained teachers will be decreased. To resolve the issue, it is required that, कहा जा रहा है कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि बढ़ने के कारण जो अध्यापकों को ज़्यादा समय से पढ़ाना पड़ता है, प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धि कम होगी। इस समस्या को हल करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अध्यापकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाए। आप देखेंगे कि बहुत कम एज में अध्यापक रिटायर्ड हो जाते हैं, जबकि उनकी इच्छा होती है कि अभी हम आगे भी और पढ़ाना चाहते हैं और आगे भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है और फिर उनको जो क्या किया जाए, रिटायर
रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो ये एक बात है जिस पे हम कंसिडर कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है, उन्हें और पढ़ाने का मौका दिया जा सकता है। एक अध्यापक केंद्रित या प्रधान कक्षा में छात्र प्रायः क्या बन जाते हैं? जहाँ पे केवल अध्यापक ही सब कुछ है, अध्यापक ही अपने आप को सब कुछ समझता है, उसको छात्रों से कोई मतलब नहीं है, बस उसको अपने बारे में पड़ी हुई है, वही अपने हिसाब से पढ़ाएगा, अपने हिसाब से बोलेगा, अपने हिसाब से सब काम करेगा, फिर चला जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, इसके माध्यम से सारी चीज़ें जो होती हैं वो टीचर सेंट्रिक हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि एक क्लास में बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा हो, बच्चे उस चीज़ का एंजॉय कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को डिलीवर करने का जो प्रयास होता है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल निष्क्रिय अधिक्रम कर्ता बन जाते हैं, तो बिल्कुल पैसिव लर्नर बन जाते हैं। बस हाथ जो अपना सर है वो हाथ पे रख करके बस सुनेंगे ध्यान से, आंखें खुले रहेंगे और ध्यान से टीचर की तरफ मुंह करके बैठे रहेंगे, लेकिन असल में वो मेंटली रूप से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आई थिंक नॉट लास्ट बट सेकेंड लास्ट। सो यदि शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो अवश्य छात्र और अध्यापक उसमें दो ध्रुव होंगे, जाहिर सी बात है। निम्नलिखित में से उसमें तीसरा ध्रुव क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा। सिंपल सा है। अगर आप टीचर जो है एक ध्रुव है, एक पोल है, स्टूडेंट एक पोल है। देखिए मान लीजिए ये टीचर है और ये जो है स्टूडेंट है, ओके। तो ये जो ब्रिज है ना जो इसको जोड़ रहा है, ये क्या होगा? ये तो वही होगा ना, सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम। टीचर सिलेबस पढ़ता है, पढ़ाता है, स्टूडेंट समझता है उसको, बस सिंपल सी बात है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। जो कहा जा रहा है कि जो एजुकेशन आपका है, जो एक्विजिशन ऑफ स्किल, जो आप कौशल सीखते हैं, जो बेसिकली कंसर्न विद प्रोसेस, इट मीन्स जो सीखने का जो गुण है ना, जो एक्विजिशन ऑफ स्किल, जो कौशल को सीखने का जो काम होता है वो कैसे आप सीखते हैं, किसी चीज़ को आप कैसे सीखते हैं? तो आप क्या करते हैं? लगातार उसका प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। सो ट्रेनिंग ही जो है उसके माध्यम से आप कौशल को विकसित करते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आई गेस कि आपका ये कंप्लीट हो गया। सो डियर फ्रेंड, अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप के हैं तो फिर आप हमारे चैनल पर ढेर सारे वीडियोस मैथमेटिक्स के पढ़े हुए हैं, BHU BEd एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही साथ अब BSc एंट्रेंस एग्जाम के भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।